यूपी में चुनावी घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से यूपी के जनमानस को प्रभावित करने और उनके मत हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कहीं न कहीं यूपी राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद समृद्ध राज्य है। 403 विधानसभा सीटें यूपी में मौजूद हैं। तो ऐसे में यूपी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम लोकसभा सीटों की संख्या देखते हैं तो 80 लोकसभा सीटें यूपी में आती हैं और लगभग 31 राज्यसभा सीटें यूपी में मौजूद हैं। तो इस दृष्टि से यूपी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम राजनीतिक इतिहास के देखते हैं भारत के, तो यह बात कहीं न कहीं हमें स्वीकार करनी पड़ती है। भारत में आज तक जितनी भी सरकारें चली हैं, कुछ 1-2 सरकारों को छोड़ दिया जाए तो यूपी की कहीं न कहीं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि यूपी में जो विद लोकसभा सीटें हैं वो बहुत व्यापक पैमाने पर हैं, 80 हैं। तो यहां पर जो पार्टी, जो भी राजनीतिक दल अच्छा प्रदर्शन करता है, उसकी भारतीय सरकार में कहीं न कहीं भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में यूपी का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मन को व्यथित और द्रवित करती हैं, जो कि एक समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, एक सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये तमाम प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जो कहीं न कहीं एक दुख का कारण है और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी शुभता के परिचायक नहीं है। तो ऐसे में हम जब देखते हैं इन घटनाओं को, तो इन घटनाओं का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। ये घटनाएं एक सभ्य लोकतंत्र के माथे पर कलंक की भांति हैं। जब हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं, जब मत प्राप्त करने जाते हैं तो नागरिक हमले के शिकार हो रहे हैं। इसे कहीं न कहीं अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो अगर नागरिक हिंसा पर उतर आए, क्या ये एक लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्या एक जनप्रतिनिधि के लिए ठीक है? क्या एक नागरिक के तौर पर आपके लिए शुभ संकेत है? तो ऐसा कदापि नहीं है। एक नागरिक के तौर पर आपका दायित्व होता है हिंसा ना करना और अहिंसा के माध्यम से भारतीय राजनीतिक में अपनी भूमिका के लिए तैयार रहना, अपने मत के उपयोग के लिए तैयार रहना। अगर आप किसी प्रत्याशी से नाराज हैं तो उसके ऊपर हमला करने को आपको अनावश्यक अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है। अगर आप किसी प्रत्याशी से नाराज हैं, अगर वो आपके पास मत प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो आप उन्हें उसका जवाब जो आपके मन में प्रतिबिंबित है, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से, उसे बैलेट के माध्यम से दे सकते हैं, ना कि बुलेट के माध्यम से। तो हमें एक नागरिक के तौर पर अपने नागरिक दायित्वों और कर्तव्यों का संज्ञान होना बेहद जरूरी होता है। तभी हम कहीं न कहीं अपने लोकतंत्र को समृद्ध कर रहे होते हैं, अपने संविधान को ताकत दे रहे होते हैं। तो नहीं तो इन सबको हम कहीं न कहीं ठेका दिखा रहे होते हैं, जो एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए कदापि महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए इन सारी अशुभताओं से ऊपर उठ करके हमें रचनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से एक समृद्ध लोकतंत्र का निर्माण करना है। अगर हम किसी जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी से नाराज हैं तो हमें अपने मत या विचार को प्रकट करने के अहिंसात्मक मार्ग भी हैं, जिनका अनुगमन करके, जिन पर चल करके हम अपने प्रत्याशी से अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत करा सकते हैं। तो हमारी अपेक्षाएं मात्र नेता से ही नहीं होनी चाहिए, हमें कुछ अपने नागरिक कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए। तभी जाकर के हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। जापान आज इतना समृद्धशाली राष्ट्र क्यों है? क्योंकि वहां नागरिक कर्तव्य और उत्तरदायित्व का
संपूर्ण नागरिक को भान है और साथ ही साथ वहां का नेतृत्व भी कुशलतम रूप से काम करता है, तभी नेपाल एक द्वीपीय राष्ट्र होने के बावजूद भी, कुछ द्वीपों को मिलाकर के एक राष्ट्र के रूप में है, एक द्वीपीय राष्ट्र होने के बावजूद भी आज इतना समृद्धशाली राष्ट्र है जो कि विश्व राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है निरंतर रूप से। तो हमें कम से कम जापान जैसे एक छोटे से राष्ट्र से सीखना चाहिए और उससे सीख करके अपने नागरिक उत्तरदायित्वों का ठीक प्रकार से पालन करना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र समृद्धशाली हो सकता है, तभी हम अपने संविधान का आदर कर रहे होते हैं। अगर हम अनुमान करें, आप अगर सभी लोग किसी राजनीतिक दल से संतुष्ट हो जाएं तो फिर इतना ज्यादा धन व्यय करके चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है। किसी समाज में किसी राजनीतिक दल से 100% संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे में कुछ असंतुष्ट लोग भी होते हैं, तो उनके अपने मत और विचार और अपने अभिव्यक्ति के तमाम अन्य मंच और साधन हैं जहां आकर के वो अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, अपनी गुस्सा को प्रकट कर सकते हैं, अपने खेद को प्रकट कर सकते हैं। आप अनुमान करें एक सुधी नागरिक के तौर पर, यदि इस तरीके से अगर हमले होने लगे प्रत्याशियों पर और यह श्रृंखला निरंतर रूप से बढ़ती चली जाए, तो कहीं न कहीं यह नाव की विखंडन अभिक्रिया आत्महत्या की थैली साबित होगा। किसके लिए? भारतीय लोकतंत्र के लिए, हमारे आप के लिए, दलित पिछड़ों शोषितों के लिए, जिनको लोकतंत्र ने एक ताकत दी है, एक मजबूती दी है, उन सब के लिए यह शुभता का परिचायक नहीं होगा। एक अराजकता का माहौल आ जाएगा और अराजकता के माहौल में समृद्ध लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जो भी हमले हो रहे हैं, यह किसी भी कीमत पर अस्वीकार्य हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र और व्यवस्था के लिए आप नेगेटिव प्रक्रियाओं के माध्यम से लोकतंत्र को समृद्ध नहीं कर सकते हैं। आप सकारात्मक दिशा में बढ़कर ही लोकतंत्र को समृद्ध कर सकते हैं। आज के सोशल मीडिया के माहौल में अगर यह आप जताने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता नाराज है, इसलिए अब जनप्रतिनिधियों पर हमले हो रहे हैं, तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमें आपको तैयार रहना होगा। इसके परिणाम भी बेहद भयंकर ही होते हैं। यह किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा प्रायोजित भी हो सकता है। उकसावे की कार्रवाई भी हो सकती है अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ। तो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए, इस तरीके की घटनाओं को हतोत्साहित करने के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे आना चाहिए और सख्ती के साथ दंडिक कार्रवाई करके ऐसे एलिमेंट्स को जिन्हें अपने नागरिक उत्तरदायित्वों का भान नहीं है, उन्हें उनके कर्तव्यों की और उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। यह हमारे एक समृद्धशाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तभी जाकर हम अपने लोकतंत्र को अधिक से अधिक समृद्ध कर पाएंगे, अधिक से अधिक प्रभावी बना पाएंगे, अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी बना पाएंगे। मात्र छिद्रान्वेषण करने से
हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं। आलोचना करनी चाहिए, आलोचना आवश्यक है, विपक्ष आवश्यक है, आपकी असहमति आवश्यक है, लेकिन आप अगर हिंसक रूप से आक्रमण करने लगे तो यह काबिलाई निरंकुश व्यवस्था क्या भारतीय जनमानस इसे स्वीकार करेगा? क्या भारत माता इसे स्वीकार करेगी? कदापि नहीं इसे स्वीकार करेगी। तो हम सभी शुद्ध नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों से असहमत होने के बावजूद भी उनको शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अवसर मिला है अपने जनमत का उपयोग करके उन्हें खारिज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम उनसे असहमत हैं, अगर सहमत हैं उनके कार्यों से, उनके विचारों से, तो उनसे सहमत भी होना चाहिए। यह हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। इसी को तो हमारी संविधान ने मत का अधिकार कहा है, मन का अधिकार कहा है। और ये आपको एक अधिकार के तौर पर हासिल है। इसका समुचित उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा है हमारी लोकतंत्र की समृद्धि के लिए और सामाजिक विकास के लिए भी। जय हिंद, जय भारत।